जी महोदय। लेकिन कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। ये कहावत उन पर लागू होती है भगत सिंह जी के ऊपर कि 10 साल की उम्र में ही उन्होंने समाजवाद को और मार्क्सवाद को सीखना शुरू किया था। हालांकि परिवार सिखिज्म और आर्य समाज में लिप्त था, आर्य समाज में दीक्षित था, लेकिन उससे हटकर भगत सिंह इतने आगे बढ़े कि आज हम उनकी चर्चाएं कर रहे हैं और पूरा देश या पूरा विश्व उनको ये मानता है कि ये शख्सियत कोई विशेष हुई है भारत में। साथियों, उन 12 वर्ष की उम्र थी उनकी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और जब इनको पता चला तो कहते हैं कि अपने स्कूल को छोड़कर पैदल लगभग 15 किलोमीटर दूर उनका स्कूल पड़ता था अमृतसर से, वहां तक वो दौड़ते हुए आए हैं। उस हत्याकांड में जो जनहानि हुई उसको देखने के लिए, और जब उन्होंने वहां आकर देखा तो वहीं से उनके मन में ये बात आई कि ये कितने पापी और निकृष्ट हैं अंग्रेज, और ये कितने खतरनाक और ये कितने निर्दयी हैं, जिनको इस देश से जाना ही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ते गए, मैं जब इनके ऊपर अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला कि मरने से पहले ये, शहीद होने से पहले लगभग 400 किताबें पढ़ चुके थे। 400 किताबें कम नहीं होती, और मैं छोटी छोटी पुस्तिकाओं की बात नहीं कर रहा, मैं उन पुस्तकों की बातें कर रहा हूं जो विश्व में सर्वमान्य थी और विशेष थी। उन 400 किताबों का इन्होंने अध्ययन कर लिया था, और उसी अध्ययन के आधार पर ये अपने विचार प्रकट करते थे। तो उन्होंने जब इस देश की परिस्थितियों का अध्ययन किया और अपने विचार बताए कि केवल अंग्रेजों के यहां से चले जाने से ही इस देश का भला नहीं होगा, क्योंकि इस देश की प्रगति का आधार दो है, एक यहाँ का मजदूर और एक यहाँ का किसान। मजदूर समझ लीजिए वो कामगार जातियां जो इस देश के निर्माण कार्यों में संलग्न रही, और किसान वे कृषक लोग, वो मेहनती लोग जिन्होंने इस देश की जमीन से फसलें उगा उगा कर सबका पेट भरा। अगर इन दोनों के हक में अगर ये सत्ता नहीं आई तो अंग्रेजों के यहां से चले जाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा था कि गोरे अंग्रेज तो यहां से चले जाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता को काले अंग्रेजों से कौन बचाएगा। इसलिए यहाँ पर केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। और एक 23 साल की उम्र से एक इतनी बड़ी सत्ता, कहते हैं कि जिसका सूर्यास्त नहीं होता था, वो सत्ता एक 23 साल के बच्चे से डर गई, एक 23 साल के युवक से डर गई, और उसको एक दिन पहले ही फांसी दे दी। तो आप अंदाज लगाइए कि वो किसी व्यक्ति से नहीं डरी। इतनी बड़ी सत्ता, अंग्रेज सत्ता, इतना बड़ा साम्राज्यवादी जो जकड़ थी इस पूरे विश्व के ऊपर, वो 23 साल के एक युवक से नहीं डरी। वो तो उस शख्सियत से डरी है जिसके विचार इतने बड़े थे, विचार इतने महान थे, जिन्होंने इस पूरे देश को आंदोलित कर दिया था। कोई सोच भी सकता है क्या कि कोई असेंबली में गोला, असेंबली में बम केवल इसलिए फेंके कि मैं इस बैरी सरकार के कान खोल सकूं और ये मुझे गिरफ्तार कर लें, और गिरफ्तार करने के बाद मेरे विचार इन सब के इस देश के सामने आए, ताकि पता चले कि इस देश का युवा, इस देश का क्रांतिकारी हत्यारा नहीं है, वो हत्या में विश्वास करने वाले कातिल नहीं है। ये तो वो ये तो वो युवा हैं जो त्याग, तपस्या और मेहनत और अपने जज्बे से इस देश को आजाद करना चाहते हैं। वो तो क्रांतिकारियों की भी जो मानसिकता थी उसको सबके सामने रखना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इनके प्रचार के सारे साधन बंद कर दिए थे। अखबार इनकी बातें छापते नहीं थे, प्रकाशन इनके बंद हो चुके थे, खुद इनको भूमिगत रहना पड़ता था, तो इनके विचार सुने कौन, जाने कौन। जिस प्रकार आप अंदाज लगाइए, आज का प्रचार तंत्र, आज का मीडिया जिस प्रकार से सरकार के कब्जे में है, ये सेम स्थिति, वैसी ही स्थिति उस समय हमारे देश के मीडिया की थी लगभग। तो फिर ऐसे क्रांतिकारियों के विचार को कौन लेके आएगा सामने। तो उन्होंने फिर यही तरीका अपनाया कि हम इस बहरी सरकार के कान खोलेंगे, ये हमें गिरफ्तार करेगी, और जब कोर्ट में
हमारा ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा, वहां पर जो हमारे सवाल जवाब होंगे वो अखबारों में छपेंगे, जिससे इस पूरे देश को हमारे विचारों का पता चलेगा। कितनी बड़ी सोच का एक लड़का है। और वहीं जेल में रहते हुए आर्यन सर ने भी बताया, एक इतनी बड़ी उन्होंने हड़ताल की, भूख हड़ताल की, और उनकी उस भूख हड़ताल में उनके एक साथी यतेंद्र नाथ दास की मृत्यु भी हो गई हड़ताल करते करते। और वही हड़ताल का समय था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने आए थे जेल में। उनसे ये कहने आए थे कि आपकी मांगे जायज हैं, आप जो चाहते हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस प्रकार भूखे रहकर अपने आप को मत मारो। परंतु भगत सिंह तो भगत सिंह थे। अभी पीछे आपने प्रधानमंत्री जी का एक बयान सुना होगा। उस बयान के बाद फिर जब खोजें शुरू हुई तो कुल मिला के जब खोजें शुरू हुई तो 3 बार मिलने गए हैं भगत सिंह से जेल में प्रधानमंत्री। और एक बार तो अखबार में, उस समय के अखबार में भी छपी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें जो उनसे मिलने गए थे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। तो आज के प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं उसमें कहीं ना कोई झोल है, उनकी कोई ना कोई राजनीति है। मेरा तो बस इतना ही कहना है, अगर आज की सरकार भगत सिंह को इतना मानती है, उसके विचारों में इतना विश्वास करती है, तो भगत सिंह ने जो कुछ लिखा है वो क्यों ना हमारे देश के पाठ्यक्रम में वो शामिल करती। भगत सिंह ने जो लेख लिखे हैं, वाई एम आई एन एथेइस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये लेख हमारे देश के जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल क्यों नहीं करती सरकार। भगत सिंह ने लिखा था अछूत समस्या, अछूत का सवाल। तो इस लेख को हमारे देश की सरकार पाठ्यक्रम में शामिल क्यों नहीं करती। जब भगत सिंह लिख रहे थे 1928 में अछूत का सवाल, तो उस समय से लेकर इस समय तक बदला क्या है? कुछ ज्यादा नहीं बदला है, सिर्फ तरीके बदले हैं। उत्पीड़न वही है, शोषण वही है, सिर्फ तरीके बदले हैं। तो इस लेख को क्यों नहीं शामिल करते? मैं इसमें एक शख्सियत को और जोड़ना चाहता हूं। जब भगत सिंह ने लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूं, तो उस समय अपने देश के सबसे बड़े नास्तिक जिनको मैं मानता हूं, रामास्वामी पेरियार, दूर दक्षिण में तमिलनाडु में जो वो अखबार निकालते थे, उसमें इस लेख के ऊपर उन्होंने संपादकीय लिखा था और भगत सिंह की बड़ी प्रशंसा की थी कि इस देश के युवाओं को भगत सिंह जैसा बनना चाहिए। उस समय पेरियार कह रहे थे। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं कि भगत सिंह वो शख्सियत थी जो उस समय के हों या आज के हों, बहुजन नेताओं को सीधा टारगेट करती है, सीधा उससे जुड़ती है। ये लोग कभी उनके सिर पे पगड़ी बांध कर उनको सिख बनाते हैं, कभी उनके परिवार को आर्य समाज बताकर इनको हिंदू बताते हैं, कभी कोई दूसरे तरीके निकाल कर इनको कुछ बताते हैं। झूठे हैं वो लोग। सिर्फ एक ही लेख इनका उनको सब कुछ सिद्ध करने के लिए पूरा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं। उन्होंने अपनी नास्तिकता सिद्ध की है और बताया है कि भाई इस देश में धर्म के नाम पर यहाँ के लोगों का शोषण किस प्रकार किया गया है। और जो सरकार तो आई ही धर्म के नाम पर है, धर्म के प्रोपगेंडे के नाम पर है, धर्म का प्रपंच करके आई है, वो कैसे भगत सिंह का विचारों को मान सकती है, कैसे भगत सिंह के विचारों के साथ साम्यता दिखा सकती है। ये तो सोचने वाली बात है, सबको देखना चाहिए, सबको जानना चाहिए। 23 साल का युवक शहीद हो गया। शहीद होने से पहले अपने भाई कुलतार सिंह को उन्होंने एक शेर लिख के भेजा था। उन्हें यह फिक्र है हरदम, नई तर्जे जफा क्या है। जफा कहते हैं जुल्म को। उन्हें यह फिक्र है हरदम, नई तर्जे जफा क्या है। अर्थात अंग्रेज नए नए तरीके सोचते हैं जुल्म करने के। हमें यह शौक है देखें कि सितम की इंतहा क्या है। और एक हम नौजवान हैं, एक हम क्रांतिकारी हैं, हम उसके हर जुल्म का सामना करने के लिए तैयार है। देखते हैं कहां तक जाएंगे। कुछ वही पंक्तियां हैं, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करें। दहर कहते हैं वक्त को और चरख कहते हैं आवागमन। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करें।
सारा जहां आदू सही, आओ मुकाबला करें। आदू माने दुश्मन। तो भगत सिंह कहता है कि युवा का तो एक ही काम है, पढ़े, ज्ञान अर्जित करे, धर्म के धंधों से दूर रहे और इस देश की आजादी और इस देश की उन्नति के लिए दर पर दर संघर्ष करे, आगे बढ़े। यही संदेश है सरदार भगत सिंह का। सैल्यूट है। इंकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया, धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसा बताए हैं कि इसकी पहले भी कार्यक्रम हो चुका है, दूसरा कार्यक्रम है, आप पहले भी वक्ता थे।